नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं सेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य अष्टमस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकमस्ति विचित्रः साक्षी। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम शेमुषी द्वितीय भाग इस पुस्तक के 8वें पाठ के अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है विचित्र साक्षी। आदौ पुनः स्मारणं कुर्मः। एकः निर्धनः जनः आसीत्। सः बहुश्रमेण धनम् अर्जयित्वा पुत्रस्य एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं कारितवान्। पुत्रः छात्रावासे एव निवासं कृत्वा अध्ययनं करोति स्म। एकदा पुत्रः रुग्णः जातः। चिन्तितः पिता पुत्रं मेलितुं प्रस्थानं करोति। निर्धनस्य तस्य समीपे बसयानस्य चीटिकां क्रेतुम् अपि धनं न आसीत्। अतः सः पादाभ्याम् एव चलितुं प्रारब्धवान्। सायंकालः अभवत्, परन्तु पुत्रस्य छात्रावासः तु बहु दूरम् आसीत्। रात्रिकाले निर्जनप्रदेशे यात्रा न योग्या इति चिन्तयित्वा सः निवासाय समीपस्थे ग्रामे एकस्य जनस्य गृहं गच्छति। दयालु गृहस्थः तस्मै रात्रिनिवासाय स्थानं ददाति। दुर्भाग्यवशात् तस्मिन् गृहे एकः चोरः रात्रौ प्रविशति। सः चोरः गृहात् एकां पेटिकां चोरयित्वा पलायितः। अतिथिः चोरस्य पादध्वनिना जागरितः। सः चोरस्य पृष्ठतः अधावत्, तस्य ग्रहणं च अकरोत्। वस्तुतः सः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। सः उच्चैः चोरोऽयं चोरोऽयम् इति कोलाहलम् अकरोत्। ग्राम्यजनाः तस्य कोलाहलं श्रुत्वा आगत्य अतिथिम् एव चोरः इति मत्वा तस्य निन्दाम् अकुर्वन्। सः आरक्षी अतिथिं कारागृहे अक्षिपत्। प्रातः सः आरक्षी निर्धनं जनं नीत्वा न्यायालयम् अगच्छत्। तत्र न्यायाधीशः बंकिमचन्द्र चटर्जी महोदय आसीत्। सः उभयोः पक्षं श्रुत्वा ज्ञातवान् यत् आरक्षी एव वस्तुतः चोरः। परं यतः तस्य समीपे किमपि प्रमाणं न आसीत्, अतः सः तौ अग्रिमे दिने आह्वयति। अग्रिमे दिने तौ पुनः स्वपक्षम् उक्तवन्तौ। तदानीमेव एकः कर्मचारी आगत्य न्यायाधीशं सूचयति यत् इतः क्रोशद्वयं दूरे एकस्य जनस्य केनापि हननं कृतमस्ति। न्यायाधीशः योजनानुसारम् अतिथिम् आरक्षिणं च शवम् आनेतुम् आदिष्टवान्। तौ तत्र गत्वा शवं स्कन्धेन आनयतः। यतः अतिथि कृशकायः आसीत्, अतः शवस्य भारं वोढुं सः न शक्नोति। तस्मात् कारणात् सः रोदिति। तस्य रोदनं श्रुत्वा आरक्षी तम् अतिथिं कथयति, अरे दुष्ट, तद्दिने त्वया अहं चोरितायाः पेटिकायाः ग्रहणाद् वारितः आसम्। अधुना तस्य दुष्कर्मणः फलस्य आस्वादनं कुरु। अधुना त्वं चौर्याभियोगे वर्षत्रयस्य कारावासदण्डनं लप्स्यसे। वस्तुतः शवरूपेण एकः जीवितः नरः आसीत्। न्यायाधीशस्य योजनानुसारं सः जनः शवः इति रूपेण तत्र तिष्ठति स्म। द्वयोः अपि वार्तालापं श्रुत्वा सः शवः तत्र न्यायालये न्यायाधीशं सर्वं विवरणं वदति। अतः न्यायाधीशः तस्य जनस्य यः शवरूपेण आसीत् तस्य विवरणं श्रुत्वा आरक्षिणं कारावासे अस्थापयत्। अतिथिं च ससम्मानम् उक्तवान्। न्यायाधीशः युक्ति नीति माध्यमेन न्यायम् अकरोत्। छात्र,
अधुना वयम अस्य हिंद्या अर्थम पश्यामः जानीमः। बच्चों, एक बार एक निर्धन व्यक्ति था। वह बहुत परिश्रम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता था, धन अर्जित करता था, और उस धन की सहायता से वह अपने बेटे का एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। उसका बेटा वहाँ छात्रावास में रह करके अपना अध्ययन शुरू करता है। एक दिन पिता को सूचना मिलती है कि उसका बेटा अस्वस्थ है। उसे सुनकर के वह पिता बहुत व्याकुल हो जाता है और चिंता मग्न होकर के वह तुरंत उससे मिलने के लिए चल देता है। अब जैसे वो घर से चलता है तो धन की उसके पास कमी है, बस का टिकट खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो उस स्थिति में वह पैदल ही चलना शुरू कर देता है। सुबह से चलते चलते सायंकाल हो जाता है और वह देखता है कि अभी तो बच्चे का जो छात्रावास है वो बहुत दूर है और अंधेरा छाने को है, और अंधेरे सुनसान क्षेत्र में रात के समय यात्रा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यह विचार करके वह पास में ही स्थित एक किसान के घर में गया, एक व्यक्ति के घर में गया और उस व्यक्ति के घर में जाकर के रात्रिवास के लिए शरण मांगता है। वह दयालु व्यक्ति भी उसको अपने घर में रात्रि निवास के लिए अनुमति दे देता है। अचानक दुर्भाग्य से एक घटना घटित होती है। जिस घर में वह निर्धन व्यक्ति अतिथि के रूप में रात को रुकता है, उसी घर में एक चोर चोरी करने के इरादे से घुस जाता है और वहां पर रखी हुई एक पेटिका को, एक संदूक को उठा करके भागता है। अतिथि चोर के पैरों की आवाज को सुन करके उसकी नींद खुल जाती है अतिथि की, और वह चोर इस शंका के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है। तभी अचानक से वह चोर ही उल्टा अतिथि को देख करके ही यह चोर है, यह चोर है, इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उस चोर की आवाज को सुन करके गांव के लोग उठ जाते हैं और वहां आ करके अतिथि को ही चोर मान लेते हैं और उसकी बहुत निंदा करते हैं। इसके बाद में वास्तव में वो जो चोर था वह गांव का ही कोतवाल था। तो वह कोतवाल उसी समय उस अतिथि को ले जा करके कारावास में डाल देता है। सुबह वह आरक्षी उस अतिथि को लेकर के, उस अभियुक्त को लेकर के, बच्चों जिस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है उसको हम अभियुक्त कहते हैं, तो उस अभियुक्त को लेकर के वह न्यायालय में जाता है। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंग भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है, वो वहाँ निर्णायक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में वहाँ रहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी उन दोनों की बातों को सुनते हैं, दोनों के पक्ष को जानते हैं। उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि यह आरक्षी ही चोर है और यह अतिथि तो निर्दोष है, परंतु क्योंकि बच्चों उसके पास कोई प्रमाण नहीं था इसलिए वह उस समय निर्णय देने में असमर्थ था। उन्होंने उन दोनों को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जब वो दोनों आकर के अपना अपना विषय रख रहे होते हैं, अपना पक्ष रख रहे होते हैं, तभी एक कर्मचारी आकर के न्यायाधीश को बताता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर जो राजमार्ग है उसके पास में ही किसी व्यक्ति का शव पड़ा है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब बताइए उसका क्या किया जाए। न्यायाधीश उसकी बात को सुन करके उस अतिथि और आरक्षी को आदेश देता है कि जाइए उस शव को लेकर के न्यायालय में आइए। वास्तव में यह न्यायाधीश की एक योजना थी। उस योजना के अनुसार उन्होंने एक जीवित व्यक्ति को शव के रूप में वहां पर लिटा दिया था। अब दोनों अतिथि और वह आरक्षी उस मृत शरीर के पास में पहुंचते हैं, जो एक लकड़ी के तख्त पर सफेद चादर से ढका हुआ है, कपड़े में ढका हुआ है। वह उनको कंधे पर रख करके दोनों लाते हैं। क्योंकि अतिथि कमजोर था, शरीर से दुर्बल था और आरक्षी हट्टा कट्ठा था, तो आरक्षी को तो कोई समस्या नहीं थी उस भार से, परंतु अतिथि के लिए उस शव का भार ढोना बहुत ही कठिन हो रहा था।
और वह भार की वेदना से, कष्ट के कारण उसने रोना शुरू कर दिया। उसको रोता हुआ देख करके खुश हो करके वह आरक्षी कहता है, रे दुष्ट, तूने उस दिन उस चोरी हुई पेटी को ले जाने से मुझे रोक दिया था, अब अपने उस दुष्कर्म का फल भुगतो। इस चोरी के केस में कम से कम 3 वर्ष की तुम्हें सजा होगी, जेल की सजा, कारावास में तुम्हें जाना पड़ेगा। किसी तरह से शव को लेकर के वो न्यायालय में आ जाते हैं। न्यायाधीश दोबारा से दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहता है। जब वह आरक्षी अपना पक्ष रख रहा होता है तभी एक विचित्र घटना घटती है और शव के रूप में जो व्यक्ति लेटा हुआ था वह उठ करके न्यायाधीश को प्रणाम करके कहता है कि महोदय, मैं आपको वो बातें बताता हूं जो इन्होंने दोनों ने रास्ते में आपस में की है। फिर वह बताता है कि यह आरक्षी इसको कह रहा था कि क्योंकि तुमने चोरी हुई पेटी ले जाने से मुझे रोक दिया था तो उसका परिणाम अब भुगत, कम से कम तुम्हें 3 साल की जेल होगी। न्यायाधीश उस व्यक्ति की बात को सुन करके, उसके पास प्रमाण आ चुका था कि यह आरक्षी ही झूठा है, चोर है, इसलिए वह आरक्षी को कारागार की सजा दे देता है और उस अतिथि को सम्मान के साथ में छोड़ देता है। छात्राः अधुना वयं पाठे आगतानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थं जानीमः। भूरि पर्याप्तम अर्थात अत्यधिक, उपार्जितवान अर्जितवान कमाया, निवसन वासम कुर्वन रहते हुए। बच्चों यहाँ नि उपसर्ग वस धातु में क्षत्रि प्रत्यय है, तो क्षत्रि प्रत्यय करते हुए अर्थ में होता है, तो वास करते हुए, रहते हुए। प्रसृते विस्तृते अर्थात फैले हुए। विजने प्रदेशे एकांत प्रदेशे अथवा निर्जन क्षेत्रे, सुनसान क्षेत्र में, एकांत स्थान पर। शुभावहा कल्याण प्रदा अर्थात कल्याणकारी। गृही गृहस्वामी अथवा गृहस्थ। दैव गति भाग्य स्थिति, भाग्य की लीला। पलायितः वेगेन निर्गतः, हिंदी अर्थ देखे तो भाग गया या चला गया। प्रबुद्धः जागृतः, जाग गया। त्वरितम शीघ्रम, जल्दी ही। प्रस्थितः गतः, चला गया। अर्थकार्षेण धनस्य अभावेन, धनाभाव के कारण। पदातिरेव, पदाति ही धन एव, पादाभ्याम एव, पैदल ही। पुंसः पुरुषस्य, मनुष्य का। निहिताम स्थापिताम, रखी हुई। अन्वधावत, अन्वधावत अनु धन अधावत, पीछे पीछे दौड़ा। क्रोशितुम, चित्कर्तुम, जोर जोर से चिल्लाना। तारस्वरेण, उच्च स्वरेण, ऊंची आवाज में। अभर्त्स्यन्, भर्त्सनाम अकुर्वन्, भला बुरा कहा। प्रखाप्य स्थाप्य, स्थापित करके। चौर्याभियोगे, चौर्यस्य अभियोगे अर्थात चोरी के आरोप में। नीतवान अनयत, ले गया। अवगत्य ज्ञात्वा, जान करके। दोषभाजनम, दोषस्य पात्रम अर्थात दोषी। आरक्षणीम सैनिकम, रक्षा पुरुषम, कोतवाल को। आदिष्टवान, आज्ञाम दत्तवान, आदेश दिया। स्थापितवन्तौ, स्थापनाम कृतवन्तौ अर्थात स्थापना की या अपना पक्ष रखा। तत्रत्यः, तत्र भव, वहाँ का। न्यवेदयत,
प्रार्थयत, प्रार्थना की। क्रोश द्वयांतराले, द्वयोः क्रोशयोः मध्ये, दो कोस के बीच में, अर्थात 5-6 किलोमीटर दूर। बच्चों, प्राचीन समय में दूरी को नापने के लिए कोस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आजकल भी यदि अपने दादा नाना या किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो दूरी को अब भी कोस में ही बताने का प्रयत्न करेंगे। आदिश्यताम, आज्ञाम दीयताम, आदेश दीजिए। उपेत्य, समीपम गत्वा, पास जाकर। काष्ठपटले, काष्ठस्य पटले, लकड़ी के तख्ते पर। निहितम, स्थापितम, रखा गया। पटाच्छादितम, पटेन आच्छादितम, अर्थात वस्त्रेण आवृतम, कपड़े से ढका हुआ। वहन्तौ, धारयन्तौ, ढोते हुए। कृशकायः, दुर्बल शरीरम अस्ति यस्य सः, अर्थात कमजोर शरीर वाला। भार वेदनया, भारस्य वेदनया, भारस्य पीड़या, वेदना अर्थात पीड़ा, भार की पीड़ा से। क्रंदनम, रोदनम, रोना। निशम्य, श्रुत्वा, आकर्ण्य, सुन करके। मुदितः, प्रसन्नः। चत्वरे, चतुष्पथे, प्रांगणे वा, चबूतरे पे या प्रांगण में। प्रावारकम, आच्छादन वस्त्रम, ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र। अपसार्य, दूरम कृत्वा, दूर करके। अभिवाद्य, अभिवादनम कृत्वा, अभिवादन करके, प्रणाम करके। अध्वनि, मार्गे, रास्ते में। यदुक्तम, यत धन उक्तम, यत कथितम, जो कहा गया है। वारितः, निवारितः, रोका गया। मुक्तवान, अत्यजत, छोड़ दिया। समालंब्य, आश्रयम गृहीत्वा, आश्रय लेकर के। लीलयैव, लीलया एव, सुगमतया, सरलतया, अर्थात खेल खेल में। आदिश्य, आदेशम कृत्वा, आदेश दे करके। छात्राः, अधुना अस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, एकपदेन उत्तरं लिखता। वयं जानीमः यत् एकपदेन इत्यस्य अर्थः अस्ति एकेन एव पदेन, अर्थात एक पद का उत्तर बच्चों एक शब्द में ही उत्तर देना होता है। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं होता, तो उस परिस्थिति में अधिकाधिक 2 शब्दों का प्रयोग कीजिए, परंतु इस प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में मत लिखिए। अधुना प्रश्नान् पश्यामः। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा? विजने। अतिथिः केन प्रबुद्धः? पादध्वनिना। कृशकायः कः आसीत्? अभियुक्तः, अतिथिः। वस्तुतः अतिथि अभियुक्तः निर्धन जनः सह समानः जनः एव आसीत्। एक व्यक्ति एक ही था, उसी को ही अभियुक्त कह रहे हैं हम, उसी को ही अतिथि कह रहे हैं, उसी को ही निर्धन व्यक्ति कह रहे हैं, तो तीनों ही उत्तर हो सकते हैं। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान्? आरक्षिणे। कम निकषा मृत शरीरम आसीत्? राजमार्गम। अधुना द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। छात्राः, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं पूर्णवाक्येन लेखनीयं भवति। पूर्णवाक्येन अर्थात पूर्णवाक्येन, केवलम् एकेन वाक्येन उत्तरं न। यदि कदाचित् वाक्यानि द्वयं त्रयम् अथवा चत्वारि वाक्यानि अपि भवन्ति तर्हि तानि सर्वाणि लेखनीयानि। क भागः। निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। जनः किमर्थं पदातिः गच्छति? अर्थकार्षेण पीडितः जनः पदातिः गच्छति।
प्रसृते निशान्धकारे सः किम् अचिन्तयत्? प्रसृते निशान्धकारे सः विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः इति अचिन्तयत्। वस्तुतः चौरः कः आसीत्? वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्? जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी उक्तवान्, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारावासदण्डं लप्स्यसे इति। मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति? मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समावलम्ब्य लीलया एव साधयन्ति। छात्राः, अधुना तृतीयं प्रश्नं पठामः। अस्मिन् प्रश्ने रेखांकितं पदम् अधिकृत्य अस्माभिः प्रश्न निर्माणं करणीयं भवति। बच्चों, इस तीसरे प्रश्न में जिस शब्द को रेखांकित किया जाता है उस शब्द के आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रथमं पश्यामः। पुत्रं द्रष्टुं सः प्रस्थितः। कं द्रष्टुं सः प्रस्थितः? करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। करुणापरो गृही कस्मै आश्रयं प्रायच्छत्? चोरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। कस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः? न्यायाधीशः बंकिमचन्द्रः आसीत्। न्यायाधीशः कः आसीत्? सः भारवेदनया क्रन्दति स्म। सः किमर्थं क्रन्दति स्म अथवा कया क्रन्दति स्म? उभौ शवं चत्वरे स्थापितवन्तौ। उभौ शवं कुत्र स्थापितवन्तौ? छात्राः, प्रश्न निर्माणं कुरुत इति प्रश्ने यदि वयं रेखांकित पदस्य स्थाने समीचीनम् उत्तरं लिखित्वा वाक्यं पूर्णं कुर्मः, अन्ते च प्रश्नवाचक चिह्नं स्थापयामः, तदानीम् एव अस्माकम् उत्तरं पूर्णतां गच्छति। अधुना अग्रिमः प्रश्नः। यथा निर्देशम् उत्तरत। बच्चों, इसमें जैसा निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है। क आदेशं प्राप्य उभौ अचलताम्। अत्र किम कर्तृपदम? उभौ। बच्चों, पद शब्द तब कहलाता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो। तो कर्तृपदम यानी कि कर्ता, क्रियापदम अर्थात क्रिया, इसमें हमें किसी तरह का मन में संदेह नहीं रखना। ख एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तत्वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्? अध्वनि। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अतिथये। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदम् आदिष्टवान्? वस्तुतः छात्र, अत्र किञ्चित् विवरणं करणीयम् अस्ति। अत्र आदिष्टवान् क्रियायाः अर्थे विशेषणम् अस्ति, क्रियापदं नास्ति। दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः। अत्र विशेष्य पदं किम्? कर्माणि। अधुना संधिं संधिं विच्छेदं च कुर्मः। पदातिरेव। पदातिः धन एव। निशान्धकारे। निशा धन अंधकारे। अभ्यागतम्। अभि धन आगतम् अभ्यागतम्। भोजन धन अन्ते। भोजनान्ते। चौरोऽयम्। चौरः धन अयम्। गृह धन अभ्यन्तरे। गृहाभ्यन्तरे।
लीलयैव, लीलया धन एव, यदुक्तम यत धन उक्तम, प्रबुद्धः धन अतिथि, प्रबुद्धोतिथिः। अधुना अग्रिमं प्रश्नं पठामः। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यान्तानि सन्ति, तानि पृथक् पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अधः लिखत। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्यय दिए हुए हैं, उनको हमें छांट करके अलग बताना है। तो हम देखते हैं कि कौन से प्रत्यय कहाँ पर है। ल्यप प्रत्ययः परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। अत्र सर्वेषु शब्देषु ल्यप प्रत्ययः अस्ति। यदि वयं सावधानतया पश्यामः तर्हि सर्वेषाम् अन्ते य इति अस्ति, कारणं ल्यप प्रत्यये यः अवशिष्टः भवति। पुनः इतोपि एकम् एतस्य पृष्ठतः कारणमस्ति। अत्र सर्वत्र अपि उपसर्गः अस्ति। यत्र उपसर्गः भवति धातुतः पूर्वं तदा ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। यत्र उपसर्गः न भवति तत्र त्वा प्रत्ययः आगच्छति। परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य एते ल्यप प्रत्यययुक्ताः शब्दाः सन्ति। प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः, अत्र सर्वेषु शब्देषु क्त प्रत्ययः अस्ति। उपार्जितवान्, पृष्टवान्, नीतवान्, आदिष्टवान्, अत्र तवतु प्रत्ययः अस्ति। दापयितुं, द्रष्टुं, क्रोशितुं, निर्णेतुम्, अत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। अधुना वयं वाक्यानि यानि दत्तानि तानि बहुवचने परिवर्तयामः। ते बसयानं, बसयानानि विहाय पदातयः एव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, अथवा चौराः ग्रामेषु नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। केचन चोराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः, अन्येद्युः ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। अधुना कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु वयं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। गृह शब्द पंचमी गृहात्, अतिथि शब्द चतुर्थी अतिथये, न्यायाधिकारिन् शब्दे द्वितीया न्यायाधिकारिणम्, इदं शब्दे सप्तमी अस्मिन्, पादध्वनि शब्दे तृतीया पादध्वनिना। छात्राः, अधुना अस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं समाप्तम्। एतादृशम् एव नूतनं ज्ञानवर्धकं पाठं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। भवेत् तावत् सुखं मङ्गलम्। धन्यवादः।